नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे NCERT कोर्स से ये जो अध्याय दूसरा है दोस्तों, एक चर वाले रेखिक समीकरण। दोस्तों इस अध्याय को आज हम शुरू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाला 2.1 के सभी प्रश्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्नमाला से संबंधित जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है और उससे भी अगली जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम दूसरा अध्याय कंप्लीटली पढ़ेंगे। और उन सभी अध्यायों को यानी अगली जो प्रश्नमालाओं को समझने के लिए इस वीडियो को, इस आज के इन प्रश्नों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों इन प्रश्नों को समझने के बाद में सबसे अंत में हम कुछ प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे और उन प्रश्नों का आप मिलान जरूर कीजिएगा। और यदि वो प्रश्न या कोई भी प्रश्न में दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम उन प्रश्नों का हल है वो अपने आने वाले वीडियो में ला सके। तो दोस्तों आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते वीडियो के अंत में। एक चर वाले रेखिक समीकरण। दोस्तों इसमें सबसे पहले समझिए कि चर क्या होता है। ध्यान रखें कि जब गणित के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जब प्रयोग किया जाता है वे सब चर कहलाते हैं। ध्यान रखिए, जैसे x या y हो सकता है या z हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, तो ये जितने भी हैं वो चर है और इनको किसी न किसी संख्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, जब भी हम अपनी जो लेटर्स है इंग्लिश के उस वर्णमाला में से जो भी अक्षर हम संख्या के स्थान पर प्रयोग करेंगे वो होते हैं चर। ठीक है, उसके बाद शब्द है दोस्तों रेखिक। अभी रेखिक शब्द क्या है? जब किसी चर के ऊपर यदि घात लगी हुई है और वो घात हमें नजर नहीं आ रही है, ध्यान रखें ये नजर नहीं आ रही है ना, तो वो घात होती है दोस्तों एक। ध्यान रखें, किसी चर के कंधे पे जो नंबर बैठता है उसे घात कहते हैं। और जब किसी चर के ऊपर घात एक लिखी हो, मतलब वो एक लिखी हुई नजर नहीं आती है, हमें ये मानना है कि यहां हमेशा एक ही लिखा होता है। लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा ना, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चर के ऊपर जब घात एक होती है उसका मतलब है रेखिक। और फिर उसके द्वारा हम एक रेखा का भी निर्माण कर सकते हैं, और वो रेखा का निर्माण हमारी 8वीं कक्षा में नहीं है, हम पढ़ेंगे वो 10वीं कक्षा में। ठीक है, तो रेखिक का हमारे यहां पे ये मतलब रहेगा कि जब चर के ऊपर लगी घात में नजर नहीं आती है, यानी वहां घात कितनी होती है? एक, और इसीलिए इसको बोलते हैं रेखिक। फिर लिखा है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है समान या बराबर करना। बराबर करना मतलब इसके अंदर चर के साथ बराबर भी लगा होगा। तो तीन चीजें होगी दोस्तों, कोई ना कोई एक चर होगा, या लिखा हुआ ना एक चर। अगर x हो गया तो y नहीं आएगा, केवल x रहेगा। y आ गया तो फिर x नहीं आएगा, मतलब इन सब में से कोई एक ही चर आएगा। फिर उस पर लिखी हुई घात है वो एक होगी, इसलिए वो हो गया रेखिक। और बराबर भी लगा होगा, ये बन गया समीकरण। तो जब ये चीजें मिल जाती है आपस में दोस्तों, तो वो बन जाता है एक चर वाला रेखिक समीकरण। अब इन समीकरणों को हल किस प्रकार से करते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, ये बराबर लगा हुआ तो होगा ही होगा, क्योंकि समीकरण है तो बराबर तो आना ही है। बराबर आने के बाद देखिए दोस्तों, हमारे यहां पे देखिए दो हाथ है इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों जो हाथ है उसमें से इस तरफ वाला जो हाथ है ये अपना हो गया राइट हैंड। ठीक है, और ये हो गया साइड, यानी बराबर के इस तरफ की जो साइड या पक्ष रहेगा वो राइट हैंड साइड रहेगा, तो राइट हैंड साइड। या दूसरी तरफ वाला जो हाथ है दोस्तों वो अपना लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से हम देख सकते हैं समीकरण के अंदर सबसे पहले यह समझना है कि बराबर तो लगा हुआ होगा ही होगा। बराबर के इस तरफ राइट हैंड साइड, इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें दोस्तों, ये होता है दायां पक्ष। ठीक है, ये दायां पक्ष और ये इस तरफ हो जाता है दोस्तों बायां पक्ष। तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। अब इस पक्ष में से समझना है दोस्तों ये कि ये जो चर आएगा, ठीक है, वो आएगा तो किसी न किसी संख्या के स्थान पर, लेकिन वो हमें संख्या पता नहीं होगी। उसके साथ जोड़, बाकी, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है। ये होने के बाद इस प्रकार से एक समीकरण तैयार होगा। अब हमें क्या करना है कि बराबर से इस तरफ याद देखा जाए तो दो साइड है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक साइड को केवल चर वाली साइड मानेंगे।
जैसे हमने मान लिया, मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने किसकी साइड मान ली, चर की। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे, इसे जब भी चर वाली साइड मानेंगे, यहां पे चर को हम कैसे भी करके अकेला करने की कोशिश करेंगे। केवल ये रखना है कि चर के साथ जोड़ में, बाकी में, गुणा में, भाग में संख्याएं हो सकती है, घात लगी हो सकती है, कोष्टक हो सकता है। हमें क्या करना है कि उनके साथ, चर के साथ में जितने भी नंबर संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उन सबको हटाएंगे और उसे दूसरे पक्ष यानी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि बराबर के आगे जो है वो चर की साइड और बराबर के उस तरफ हम मान लेंगे संख्या वाली साइड। अगर इस प्रकार से मान लेते हैं तो समीकरण को सरल करने में है वो ज़्यादा आसानी होगी। तो हम समीकरणों को किस प्रकार से सरल करेंगे, उसकी विधि शुरू करते हैं और लेते हैं प्रश्नमाला 2.1 के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्नमाला के सभी प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि भाई समीकरण सरल करने का तरीका क्या रहेगा। ये सबसे सरलतम समीकरण है दोस्तों, और अगर आपको इनका तरीका समझ में आ गया तो आगे से आगे जितने भी समीकरण बनेंगे उनको आप ज़्यादा आसानी से वो सरल कर पाएंगे। तो इसका दोस्तों जो रहेगा वो ये रहेगा कि इससे पहले हमने जो प्रश्नमाला पढ़ी थी, ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में, वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ध्यान रखें दोस्तों, प्रतिलोम। और प्रतिलोम भी दो तरह के पढ़े थे हमने। एक हमने पढ़ लिया था योज्य प्रतिलोम, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। उन प्रतिलोम के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। एक होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणन या गुणात्मक, या कह सकते हैं दोस्तों प्रतिलोम की जगह व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिलोम बनता है। तो ध्यान रखिए, गुणन प्रतिलोम जो बनता है ना उसे व्युत्क्रम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। अब ये यहाँ पे क्यों प्रयोग होगा वो ध्यान से समझिएगा। जब भी यहाँ हम करेंगे, अभी हमने बताया था आपको कि भाई जितने भी समीकरण होंगे उनमें चर होगा, चर के साथ में जोड़, बाकी, गुणा या भाग में कोई संख्या भी होगी। उस संख्या को हमें क्या करना है कि उसमें जो चर की जो साइड है, हमने बता दिया पहले ही कि भाई बराबर से आगे वाले को हम अगर एक साइड रख दें, भाई चर की या फिर संख्या की, हमने क्या किया कि बराबर के आगे जो था उसे हमने चर की साइड मान लिया, ठीक है। तो चर की जब साइड ये रही तो इसके साथ जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी संख्या होगी, उसको हम हटाकर उसे संख्या वाली साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि एक को चर वाली साइड मान ले और एक को दोस्तों संख्या वाली साइड मान ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ की जो संख्या हैं उसे यहां से हटाएंगे और हटाते हटाते अंत में चर अकेला ही रहना चाहिए। जब चर अकेला रहेगा वो सामने आ जाएगा चर का मान, और चर का ही मान समीकरण का हल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, यह लिखा ना, समीकरणों को हल कीजिए तो वो उसका इस प्रकार से हल हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम और गुणनात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम क्या कहता है कि जब आप इधर की कोई भी संख्या उठाकर दूसरी साइड में, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो उसका हो जाएगा प्रतिलोम। यदि वो चर के साथ जुड़ रही है या घट रही है तो वहां पे योज्य प्रतिलोम काम करेगा, और यदि कोई संख्या, कोई भिन्न चर के साथ गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, वहां गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, चर के साथ में जुड़ रही है या घट रही है तो फिर उधर जाने के बाद योज्य प्रतिलोम बनेगा उस संख्या का, और यदि चर के साथ गुणा या भाग में कोई संख्या है तो वो जब अपनी साइड में जाएगी तो वहां पे उसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम या कहेंगे व्युत्क्रम बन जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें। यहां पे आते हैं, देखिए बराबर के उस तरफ जो पड़ा है 7, उसे देखने की जरूरत नहीं है, इसे तो छोड़ ही दीजिए। यहां देखिए कि चर के साथ में कोई नंबर है या नहीं। यहां चर के साथ में कौन है, -2, जो चर के साथ जुड़ नहीं रहा है, घट रहा है। और हमने भी बताया यदि कोई चर के साथ में संख्या जुड़ रही है या घट रही है तो वो अगर यहां से दूसरी साइड यानी अपनी साइड में जाएगी तो वहां योज्य प्रतिलोम का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहां x तो वैसे का वैसा रहना ही है, क्योंकि x तो हमें वैसे ही यहीं रखना है। फिर सीधा क्या आ जाएगा, बराबर। ध्यान समझिएगा, पहले x ये नहीं लिखेंगे, सीधा बराबर, ये 7 का 7। अब ये -2 इधर इस साइड से हट गया है, अपनी साइड में चला गया है, और सबसे अंत में उसे लिखेंगे योज्य प्रतिलोम के रूप में। यहां x चर के साथ में ये संख्या घट रही थी ना, माइनस हो रही थी, तो -2 का योज्य प्रतिलोम बनेगा, और वो योज्य प्रतिलोम होता है +2। हमने पढ़ा दिया था आपको कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जो धनात्मक परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक बन जाती है,
और पुनः ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो धनात्मक परिमेय संख्या बन जाती है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक वाला लफड़ा नहीं होता है, वहाँ होता है ये कि भाई उसके अंदर क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर। जब इनका व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम बनाएंगे, हर चला जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दो यहाँ पे घट रहा था ना कि गुणा भाग, और घट रहा था या जुड़ रहा था, कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। अगर जुड़ रही है या घट रही है तो वो अपनी साइड दूसरी साइड में जाने के बाद में उसका हमेशा योज्य प्रतिलोम ही होगा। यहाँ देखिए x अपनी साइड में अकेला रह चुका है तो सामने जो भी है उसे सरल कर लेंगे तो ये कितने आ गए दोस्तों, 9। ये x का बन गया मान और x का ये मान ही इस समीकरण का हल है, इन x बराबर 9। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ हम देखते हैं वही चर के साथ हमने क्या देखा कि चर अपनी साइड में पड़ा है और उसके साथ में प्लस का 3, यानी 3 यहाँ पे जुड़ रहा है चर के साथ में, और जो जुड़ रहा है या घट रहा है वो दूसरी साइड में जाने के बाद उसी का बन जाएगा कौन, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पहले से क्या पड़ा है 10, जो पहले से लिखा है उसे लिख देंगे, प्लस का 3 उस तरफ जाती क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये y का y बराबर का बराबर, या सरल कर देंगे कितने हो गए 7, y अकेला हो गया तो ये आ गया चर का मान। अब यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या देखा, 6 बराबर z+2, यानी इससे ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए बराबर के आगे कौन था, चर, इधर क्या थी संख्या। अब यहाँ पे देखिए इधर संख्या और इधर चर है, अगर हम उस दूसरी साइड को भी यदि चर की साइड मान लेते हैं तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। आप चाहो तो इस प्रकार से समीकरण वापस इससे इस प्रकार का समीकरण बना के भी कर सकते हैं। कैसे कि इस तरफ जो भी चर पड़ा है और चर के साथ जो भी है उस चीज को पूरे को उठाकर इस तरफ, और यहां से जो चीज है उसे पूरे को उठाकर उस तरफ, पीछे एक भी चीज नहीं रखनी है। इधर से जो चीज है उसे यहां पे, इधर जो है उस सारी चीज को उस तरफ ले जाएंगे, ये समीकरण वैसे का वैसा ही बन जाएगा, और बन जाने के बाद यही काम आपको करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा नहीं, बराबर के ये जो पीछे है इसे ही मैं चर की साइड मान के करूंगा तो भी गलत नहीं होगा दोस्तों। बराबर का बराबर, हमारा काम क्या है कि भाई चर अपनी साइड में अकेला ही रहना चाहिए। ये चर यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन है, z, और z के साथ +2 जुड़ रहा है, ये जोड़ वाला 2 बोलेगा मैं इस साइड को छोड़कर उस तरफ जाऊंगा तो z रह जाएगा यहाँ अकेला, ये इस तरफ आएगा तो 6 तो पहले से है ही, यहाँ चर के साथ जो जुड़ रहा था या घट रहा था उसका योज्य प्रतिलोम, और धनात्मक का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऋणात्मक। ये इस साइड को छोड़कर इस साइड में आ गया तो z तो रह गया यहाँ पे अकेला, 6 में से 2 चले गए 4, तो z का जो मान है वो कितना हो गया 4, तो z बराबर 4 लिखो चाहे 4 बराबर z, बात तो एक ही है दोस्तों। यहाँ समझिए इन तीनों में इतनी दिक्कत नहीं थी, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए चर अपनी साइड में पड़ा है, ये चर बोलेगा भाई मेरे को अकेला करने के लिए मेरे साथ में ये जो भिन्न है इस भिन्न का पक्षांतरण कर दो। तो पहले से देखिए यहाँ 17/7 तो पहले से लिखा है 17/7, ये 17/7 अपनी साइड में, इधर साइड में देखिए ये प्लस में जो 3/7 है इसका हम पक्षांतरण करेंगे। अब ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे कि भाई जैसे इस भिन्न को देखते हैं वो अंश और हर को चेंज करके यहाँ लगा देते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, चर के साथ जो भी जोड़ या घटाव में कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न हो, वो हमेशा जब अपनी साइड में दूसरी संख्या वाली साइड में जाएगी तो उसका केवल योज्य प्रतिलोम ही बनेगा। तो देखिए चर के साथ जोड़ में ये जो भिन्न है वो कैसी है, धनात्मक, तो जैसे ही वो उस तरफ जाएगी ये हो जाएगी ऋणात्मक, ना कि इसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा या व्युत्क्रम बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये 3/7 वहां जाते ही माइनस के 3/7 हो जाएंगे, क्योंकि चर के साथ जो भी जुड़ता है या चर के साथ जो जिसका घटाव होता है उसका हमेशा दूसरी साइड में ले जाने पर योज्य प्रतिलोम ही करेंगे। ये देखिए चर अकेला बच गया, इसे कर देते हैं सरल। ये भिन्नों की बाकी हो गई, भिन्नों की बाकी में कई रूल है, इसमें रूल लग रहा है देखिए कि चर में देखिए ये जो भिन्नों की जो बाकी हो रही है जोड़ या घटाव में, जब उनके हर समान हो, हर को ही पहले देखा जाता है। जब भी भिन्नों की जोड़ बाकी आती है हर देखा जाता है, यदि हर समान हो तो हर को एक बार लिख दिया जाता है, और अंशों का सीधा यदि योग है तो योग कर देंगे, घटाव है तो घटाव कर देंगे। 17 - 3 है तो कितने हो गए दोस्तों 14। जब भी इस प्रकार से हर समान हो, चाहे कोई भी हो, हर समान हो तो एक बार लिखें और अंशों का सीधा घटाव कर लें। x का x, यहाँ पे देखिए 7 और 14 कट रहे हैं तो काटनी है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ऊपर बच गए कितने 2, बट्टा के नीचे बच गया 1। अगर बट्टा के नीचे 1 लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, या 2 के नीचे बट्टा 1 है लेकिन लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए x बराबर हो गया 2। अगर ये 1 ऊपर होता 2 नीचे होता तो 1 को लिखना जरूरी था। बट्टा के नीचे 1 अगर लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अब यहाँ आते देखिए
अब इन सब से ये प्रश्न थोड़ा अलग है। कैसे देखिए, यहाँ बराबर तो है ही, 12 यहाँ लिखा है, हमें इस चर को क्या करना है, अकेला। बस ये समझ लो कि समीकरण में हमारा काम क्या है, चर को अकेला करना है। चर के साथ जो भी है उसको यहाँ से हटा कर ले जाएंगे। चलिए चर के साथ यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है 6। अब ये देखना है कि पहले 6 का हो क्या रहा है, योग हो रहा है या घटाव। अभी हमने पढ़ा था ना, केवल चर के साथ क्या था, योग था या फिर घटाव था, उसका हो गया योज्य प्रतिलोम। यहाँ देखिए x के साथ जो ये 6 है उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ध्यान रखिएगा, संख्या और चर के बीच में जब कोई चिन्ह ना हो वो होता है गुणा, यानी ये गुणा में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो चर है वो गुणा में लिखा हुआ है, और गुणा में जो चर आएगा, चर के साथ में जो संख्या या भिन्न गुणा में आएगी, वो जब दूसरी साइड में संख्या वाली साइड में जाएगी तो उसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, इन अंश हर बन जाएगा। और हर क्या बन जाएगा दोस्तों, अंश। तो यहाँ देखिए 6 क्या है, ये अंश है, बट्टा के नीचे कोई नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, 1। फिर जैसे ही वो उस तरफ जाएगा, ये 6/1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/6, यानी हम सीधा ये कर लेंगे, चर तो रह जाएगा यहाँ, गुणा की जो संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, भाग में। ध्यान रखिएगा, चर के साथ जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी, यही तो उनका क्या है, व्युत्क्रम। यहाँ बट्टा में क्या था, 1, वो 1 जैसे ही ऊपर गया, क्योंकि भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। गुणा में 12 के साथ लिखेंगे 1, फायदा लिखने का नहीं है, 12 एकम 12। अगर आप लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा की संख्या कहाँ चली गई, भाग में। या भाग में हमने 1 माना, वो 1 चला गया गुणा में, और 12 के साथ गुणा हो गया, कोई मतलब नहीं। मतलब हम ये समझ गए कि चर के साथ जो भी गुणा में आएगा वो हमेशा भाग में चला जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम यही कहता है। ठीक है, अब 6 और 12 देखिए, यहाँ पे 7 और 14 कट रहे थे ना, ये भी देखो दोनों 6 के पहाड़े में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऊपर 2 बच गए, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ हमने क्या देखा, 10 तो यहाँ है ही, ये टी लिखा हुआ है चर, और टी के साथ में नंबर है कौन सा, 5, और वो बट्टा के नीचे है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ टी के साथ में कौन है, तो यहाँ मान सकते हैं दोस्तों 1। ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या के साथ, सॉरी चर के साथ में कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है गुणा में, तो गुणा में हम क्या मान सकते हैं, 1। अब सोचिए, मैंने बताया चर के साथ जो भी गुणा भाग में आएगा वहां पे गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा। उधर उस साइड में जाने पर जैसे ही उस तरफ जाएगा, ये भाग वाला 5 कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और ये गुणा वाला 1 कहाँ जाएगा, भाग में। अभी तो बताया कि भाग में जब बट्टा के नीचे 1 हो तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब गुणा में भी 1 चला जाए तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो बट्टा में 1 चला गया है, कोई मतलब नहीं है, चर रह गया अकेला। यानी ये समझ गए कि गुणा वाली संख्या जब उस तरफ जाएगी वो भाग में जाएगी, और भाग वाली जो संख्या जाएगी उस तरफ, जब अपनी पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में, वो गुणा भाग वाली संख्या गुणा में बदल जाएगी। ठीक है, तो टी का टी दोनों को गुणा कर दिया, कितना हो गया दोस्तों, 50। ये टी रह गया अकेला। कुल मिला के हमारा काम यह है कि चर अगर अकेला कर सकते हैं आप, यदि चर को आप अकेला कर सकते हो तो वो चर का मान आ जाएगा सामने, और समीकरण का वही हल होता है। जो जोड़ में है वो उस तरफ जाके घटाव में हो जाएगा, यानी उसका बनेगा योज्य प्रतिलोम। जोड़ घटाव वाले का योज्य प्रतिलोम कर ले, और जो भी गुणा या भाग में है उसे दूसरे पक्ष में ले जाकर उनका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बना ले। आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सही होगा। तो 6 प्रश्न कर लिए हैं हमने, अब करते हैं इसके अगले प्रश्न। ये अगले जो प्रश्न है दोस्तों वो थोड़े उनसे कठिन है, ध्यान रखिएगा। क्यों कठिन है उसका कारण बता देते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई चर के साथ यदि, जैसे हमने बताया जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी हमने जो पढ़े थे 6 प्रश्न, उसमें चर के साथ यदि योग में कोई नंबर था, या घटाव में, या गुणा में, या भाग में, कोई एक ही नंबर था। लेकिन अब आएगा कि यदि चर के साथ में योग, घटाव, गुणा, भाग, यदि 1 से ज़्यादा नंबर एक साथ आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे, या उनको दूसरी साइड में किस प्रकार से लेकर जाएंगे। जैसे देखिए ये 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए, यहाँ चर के साथ में गुणा में 7 भी है, और ऊपर साथ में देखिए माइनस के 9, यानी घटाव भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है। अब यहां समझना जरूरी है कि हम पहले किसको ले जाएं, क्योंकि ये अभी हमने बताया था कि आपको क्या करना है, यहां पे चर को अकेला करना है, बस यही काम है अपना। चर को अकेला करने के लिए -9 को भी हटाना पड़ेगा और 7 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहां ये समझना है कि 7 को पहले हटाएं या -9 को, बस। अगर ज्यादा नंबर आ जाते योग या घटाव या गुणन में, तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि नंबर, किस नंबर को पहले लेके जाना है, किस नंबर को बाद में लेकर जाना है। तो अब समझिएगा दोस्तों, यहां पे देखिएगा, यहां देखते हैं हम 7वें प्रश्न में। देखिए
चर यहाँ लिखा हुआ है, अच्छी बात है, बराबर में क्या लिखा हुआ है 18, ठीक है। यहाँ देखिए चर के साथ हम क्या देखते हैं कि एक पूरी भिन्न लिखी है 2/3 और चर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये गुणा में ही है लेकिन पूरी भिन्न है 2/3। और जब इस प्रकार से गुणा में कोई भी संख्या या कोई भी भिन्न आती है, अभी तो हमने बताया था कि वो जब भी अपनी साइड में जाएगा, संख्या वाली साइड में हम लेकर जाएंगे, उसका क्या बनेगा, गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम बनेगा। तो ये जाएगा किसमें, गुणा में ही जाएगा, लेकिन 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। ध्यान रखिएगा अभी हमने एक प्रश्न और किया था लेकिन वहां पे भिन्न थी, लेकिन किसमें थी, वहां भिन्न थी दोस्तों, यहाँ पे प्लस या माइनस में थी, तो उनका वहां जाते योज्य प्रतिलोम बनेगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बनेगा। ये 2/3 चर के साथ गुणा में है, इसलिए उस तरफ जाने के बाद उनका गुणात्मक प्रतिलोम बनेगा और गुणा में लिख देंगे। अब इसमें देखो यदि कोई कट रही है तो काट लेंगे। यहां हम क्या देखते हैं कि 2 ये किसमें है, हर में, गुणा में ये 18 जो है वो अंश में ही है। ध्यान रखें अकेली संख्या अंश में मानेंगे और अंश और हर जब एक ही पहाड़े में मिलते हैं तो उनको काट लेंगे। दोनों ही 2 के पहाड़े में, ये 2 के पहाड़े में 1 बार है और ये 2 के पहाड़े में 9 बार है। अब 18 के स्थान पर यहाँ 9 है, ध्यान रखिए दोस्तों, 2 के स्थान पर कौन है 1 और बट्टा के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये 18 की जगह पे 9 यहाँ पे, ये 3 गुणा में है, 9 3 हो गए दोस्तों 27। ये चर अकेला और ये चर का मिल गया मान, ये हो गया समीकरण का हल। अब यहाँ पे देखिए हमें अभी भी बताया था कि भाई यदि चर को आप, ये चर है अगर इस साइड में तो भी चलेगा, इस साइड में तो भी चलेगा, तो चर यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरफ पड़ा है, तो अगर हम इस चर को अकेला यहाँ छोड़ दें, यहाँ पहले से क्या लिखा है 1/1.6, तो यहाँ पे देखिए बट्टा के नीचे कोई नंबर है। ध्यान रखिए दोस्तों गुणा या भाग वाला जो भी है उसका यहाँ आने के बाद या दूसरी साइड में जाने के बाद गुणनात्मक प्रतिलोम बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाग में यदि कोई नंबर है तो वो चला जाएगा गुणा में, कौन 1.5। अब इनका गुणा करना है। अब दशमलव वाली संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो ये तो रह जाएगा y का y। इनका गुणा करने के लिए ध्यान रखिएगा जब दशमलव नंबर कोई भी हो, गुणा करना हो तो पहले उन क्या करें, दशमलव हटा दें। जैसे इसका दशमलव हटाया 1.6 था ना, दशमलव हटाने के बाद कैसे लगता है, देखो बट्टा जिसका भी हटा उसमें लगेगा, सॉरी दशमलव जिसमें भी हटेगा वहाँ सबसे पहले लिखेंगे बट्टा और फिर क्या लिखेंगे 1। ध्यान रखिएगा ये 1 जो आपने लिखा है वो दशमलव के स्थान पर, ऊपर जो आपने दशमलव हटाया उसके स्थान पर क्या आ गया 1, और दशमलव के पीछे देखने हैं अंक कितने हैं, पीछे केवल 1 ही अंक है तो 1 0 लग जाएगा। अगर दशमलव के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगेंगे, 3 अंक है तो 3 0 लगेंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पॉइंट के स्थान पर क्या आ जाएगा बट्टा 1, फिर पॉइंट के पीछे 1 अंक है ना तो 1 0 लग जाएगा। अब गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, गुणा का नियम है अंश को अंश से गुणा कर लो, हर को हर से गुणा कर लो। 16 और 15 को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, और जैसे इनका गुणा करेंगे ये हमें गुणा प्राप्त हो गया 240। 15 को 16 से गुणा कर दिया 240 आ गए, और बट्टा में देखिए 10 को 10 से गुणा कर दिया, कितने आ गए 100। अब बट्टा के नीचे जब इस प्रकार से 10 100 या 1000 बनता है, सबसे पहले 0 अगर कोई कट रहा है तो काट लेंगे, ऊपर भी 0 1 है, नीचे भी 1 0 है, वो भी इकाई के अंक में। यदि इकाई से शुरू करने के बाद दहाई में और दहाई में भी 0 तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दहाई में 0 है लेकिन यहाँ दहाई में 0 नहीं है तो काटेंगे नहीं। वही काम अभी देखो क्या किया हमने, जैसे ही दशमलव हटाया था बट्टा में क्या लगा था 1, दशमलव के पीछे 1 अंक था तो 1 क्या लगाया 0। अब देखिए ऊपर 24, नीचे कितना है 10। अब 24/10 है तो वापस अब क्या करेंगे, इसका उल्टा काम, दशमलव हटा के बट्टा में 10 लगाया, बट्टा का 10 हटा के वापस क्या लगाएंगे दशमलव, तो y रह जाएगा अकेला। या जैसे हम 10 को हटाएंगे ये 10 बोलेगा, ऐसी जगह पे दशमलव लगाओ कि मेरे में 0 1 है तो दशमलव के पीछे का अंक भी 1 रहना चाहिए, तो 2 दशमलव क्या आ जाएगा 4। ये देखिए 4 अकेला रह गया पीछे, और आगे जितने भी अगर ज़्यादा अंक है तो लिख देंगे, 1 है तो लिख देंगे, और उससे ज़्यादा है तो भी लिख देंगे, नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 2.4 हो गया, ये आ गया y का मान। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या है कि भाई चर के साथ 2 नंबर गुणा में भी है और घटाव में भी है, तो बराबर में जो 16 लिखा है वो तो वैसे का वैसा। अब यहाँ पे समझना है कि किसे पहले ले जाए और किसे बाद में, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चर के साथ जितने भी नंबर आए हैं उनमें जो चर के नज़दीक है उसको छोड़ दो, और जो चर से ज़्यादा दूरी पर है अपनी ही साइड में जो भी संख्या है चर से ज़्यादा दूरी पर है उसे ले जाएंगे पहले। अब देखिए ये चर के साथ कौन आया 7, ये गुणा में है और चिन्ह भी लगा हुआ नहीं है, चिपका हुआ है एक साथ, तो चिपका हुआ तो हम ये मान सकते हैं कि भाई 7 क्या है ज़्यादा नज़दीक। देखिए गुणा वाला है ना वो ज़्यादा नज़दीक रह गया, माइनस या प्लस में जो अलग पड़ा है ये ज़्यादा दूर हो गया, तो दूरी वाली को हम संख्या को पहले उस तरफ ले जाएंगे। हम देख सकते हैं या चर से
7 है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और 9 है वो नज़दीक नहीं है, तो फिर 9 को पहले ले जाएंगे तो यहाँ 7x तो वैसे का वैसा, और घटाव वाली या योग वाली संख्या उस तरफ जाने के बाद उसका योज्य प्रतिलोम, माइनस का 9 क्या बन जाएगा प्लस का 9, 24 और ये 9 ये दोस्तों जुड़कर हो जाएगा कितना 25। सरल करने के बाद वापस ही आएंगे। अब चर के साथ कौन है, केवल 7 ही है, और गुणा का 7 कहाँ चला जाएगा भाग में। अगर कट रहा है तो काट लें, नहीं कट रहा है तो ये x का क्या आ गया मान, x का मान आ गया 25/7। ये दोनों एक ही पाड़े में नहीं आ रहे हैं, काटने की जरूरत नहीं है, x बराबर 25/7। लेकिन अगर आप चाहो तो ये काम जरूर कर सकते हो कि सर मैं 7 का इसमें भाग दूंगा, क्योंकि ये एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि 7 के ऊपर 25 जब भी अंश बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न होती है या विषम भिन्न कह सकते हैं। इसको हम चाहें तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं अगर नहीं कट रही है तो 7 का भाग देंगे तो 7 तिये कितने हो गए 21, ठीक है 7 तिये 21 हो गए, बच गए कितने 4, 7 तिये 21 होने के बाद 25 में कितने बच गए 4। उन 4 में देखिए 7 का भाग नहीं जा रहा है तो बीचों बीच बट्टा वाली लाइन खींच के जो बच गए थे 4 वो ऊपर, जिनका भाग था वो नीचे, तो x बराबर 25/7 भी सही है और x बराबर 3 सही 4/7 लिख दें तो भी सही ही होगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में अब यही काम जो अभी हमने यहाँ किया था, चर के साथ ये y चर है ना, चर के साथ में 14 नज़दीक है, माइनस के 8 ये दूर हो गए, ये उस तरफ चले जाएंगे तो 14y ये सीधा बराबर का 13 लिख देंगे, और ये उस तरफ जाने के बाद योज्य प्रतिलोम क्या बन जाएगा 8, 13 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 21, ये y का y, ये 14 चले जाएंगे बट्टा के नीचे, ये y का y, 14 और 21 दोनों किसी पहाड़े से अगर कट रहे हैं तो काट लेंगे, और हमें लगता है कि कट रहे हैं क्योंकि ये दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, 3/2 बच गए। चाहो तो मिश्रित भिन्न बना सकते हो जैसी हमने यहाँ पे बनाई थी, अगर नहीं बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y का मान हो गया 3/2, यह हो गया समीकरण का हल। यहाँ देखिए चर कौन सा है p, अब p के देखिए ज़्यादा नज़दीक कौन सा है 6, जोड़ में कौन आया 17, और ध्यान रखिएगा जोड़ या घटाव में जो भी नंबर आएगा उसका उस तरफ जाने के बाद योज्य प्रतिलोम बनेगा। यहाँ देखिए ये 6p तो वैसे का वैसा, ये ध्यान रखिएगा ये जो प्लस है वो किसका है 6 का, और ये अभी भी प्लस ही है क्योंकि संख्या के आगे कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, तो और वो प्लस की है तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस ही है। और जोड़ या घटाव में जो भी नंबर आया उसका योज्य प्रतिलोम बनेगा। जोड़ घटाव में 17 आया, 17 खुद किसका है प्लस का, तो ये उस तरफ जाने के बाद माइनस का बन जाएगा 17, ठीक है। अब 9 - 17 करेंगे तो ये बचेगा कितना दोस्तों माइनस का 8। ध्यान रखिएगा जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, अगर हम बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, पहली कक्षा से 17 में से 9 गए, पीछे बच गए 8। लेकिन जब हम वही काम छोटे में से बड़े को घटाने के लिए करेंगे तो उत्तर तो वही रहेगा लेकिन वो ऋणात्मक रह जाएगा, यानी 8 ना रह के -8 रह जाएगा, ठीक है। सरल कर दिया। अब p के साथ संख्या कौन सी है 6, और गुणा का 6 कहाँ चला जाएगा बट्टा के नीचे। ध्यान रखें दोस्तों 17 को हटा दिया, अब 6 को हटा दिया, दोनों कट रहे हैं तो काट ले, ये दोनों 2 के पहाड़े में 3 बार, ये 2 के पहाड़े में 4 बार, तो p का मान हो गया -4/3, ये हो गया समीकरण का हल। अब यहाँ पे देखिए चर के साथ में देखिए भाग में 3 है और प्लस अलग एक पड़ा है। ध्यान रखिएगा इस भिन्न के साथ में एक नहीं है, एक अलग पड़ा है। अगर भिन्न के साथ में होता, ठीक है, अगर ये इस प्रकार से ना होकर x + 1/3 होता इस प्रकार से, तो ये 1 नज़दीक माना जाता, 3 दूर माना जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए x/3 फिर प्लस में क्या पड़ा है 1, तो ये बट्टा में लिखा है, मतलब ये अंश और ये हर एक ही भिन्न में है, तो ये तो हो गए आपस में नज़दीक। ये अलग पड़ा है जोड़ में 1, तो ये हो गया दूर, और जो दूर है उसको पहले हटाएंगे, तो ये बच जाएगा x/3 वैसे का वैसा। यहाँ 7/15 तो है ही, प्लस का 1 उस तरफ जाती क्या हो जाएगा -1। अब ये घटाव कैसे करें, क्योंकि हमें पता है कि भाई योज्य प्रतिलोम के हिसाब से -1 हो गया, प्लस का था और माइनस हो गया। अब ये घटाव कैसे करें, जब भी भिन्न में या संख्या में भिन्न में, यदि भिन्न में जोड़ या घटाव में कोई संख्या हो, अभी हमने किया था यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले एक प्रश्न किया था, उसमें क्या था कि दोनों के बट्टा के नीचे क्या था 7, तो 7 को एक बार लिखा था ना, ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो ये किस प्रकार से करेंगे, इसका भी डायरेक्ट तरीका देखिए दोस्तों, x/3। अब इसका डायरेक्ट तरीका ये रहेगा कि जब भी किसी भिन्न के साथ जोड़ या घटाव में संख्या आ जाए, तो जैसे हम मिश्र भिन्न को सरल करते थे, देखिए जैसे 2 से 1/3 मिश्र भिन्न कैसे करते थे, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होता था 7,
और बट्टा वाली संख्या वैसे की वैसी। वही काम यहाँ करना है। देखिए कैसे कि भाई जो बट्टा के ऊपर 1 है वो 1 ही रहेगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 और 1 ही हुआ ना, तो ये जो बट्टा के ऊपर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और क्या करेंगे, जैसे 3 का पहाड़ा 2 बार बोला, वैसे 15 का पहाड़ा यहाँ 1 बार बोल देंगे, तो 7 तो यहाँ रहेगा वैसे का वैसा। ये माइनस तो है ही। 15 एकम कितने हो गए, 15। अब ये जो बट्टा केवल एक भिन्न में था वो पूरी भिन्न में आकर क्या लिख देंगे, 15 का 15 ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा योग या घटाव हो, भिन्न के साथ संख्या हो, तो हर से उसे पहाड़ा बोलकर गुणा कर देते हैं। तो 15 एकम क्या बन गया, 15। अब ये भिन्न के साथ में रहेगा, अलग नहीं रहेगा। हमें केवल इस अलग को हटाकर भिन्न के साथ में लाना है। तो 15 एकम 15 हो गया, फिर 15 साथ में आ गया। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे 7 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 ही आएगा, और बट्टा के नीचे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 15। तो इस प्रकार हमने कर दिया कि भाई -8 बट्टे 15 हो चुका है। अब कैसे करें, तो x तो यहाँ रहेगा अकेला, अब ये भी हटा देंगे। इधर सरल करने के बाद में यहाँ जो और नंबर उसे हटाएंगे, और ये भाग में 3 है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में। ये हो गया कौन, गुणनात्मक प्रतिलोम इसका। तो x का x रह जाएगा, बराबर का बराबर रह जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए गुणा में अगर कोई कट रहा है तो उसे काट लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये गुणा में जो 3 और ये जो 8 है वो तो अंश, और 15 क्या है, हर। गुणा का नियम है, जब भी कोई इस प्रकार से अंश और हर कटता है, एक ही पाड़े में आता है तो काट लें। 3 एकम 3, ये 3 पंजे 15। तो ऊपर देखिए माइनस का 8, गुणा में कौन बचा, 1। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। और बट्टा में कौन बच गया, 5। ये x का आ गया मान। इस प्रकार से आज की हमारी जो प्रश्नमाला 2.1 है वो कंप्लीट हो चुकी। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको कुछ प्रश्न नजर आ रहे हैं, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों का मिलान कीजिए। लेकिन अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उन वीडियोस का या उन जो प्रश्नों का है वो हम हल अगली वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।